नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे। पहली बड़ी खबर सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। नकल रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा प्लान, विस्तार से हम आपको बताएंगे। और अगली खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई है। मौसम चुनावी है तो बीजेपी भी तैयारी में है, जबकि तीसरी खबर सियासी वार पलटवार से जुड़ी हुई है। एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार किया है। एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आई है। आज पहलवानों ने अपना दम दिखाया। कोई मेडल जीतने के नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में घुसकर पुजारी से हम बात करेंगे। और आखिरकार मुरादाबाद का हैवान पति सलाखों के पीछे पहुंचा। दहेज का लोभी अपनी शाही दिया गया। विस्तार से बातचीत होगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं सिपाही परीक्षा की। सेक्शन 1541 संदिग्धों पर नजर रख रहा है। करीब 20,000 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में हैं। पेपर लीक केस से जुड़े मौजूदा 2 विधायकों पर भी एसटीएफ नजर रख रही है। बेदीराम और विपुल दुबे की भी निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ परीक्षा को पूरी तरह से अलर्ट है। सॉल्वर गैंग पर भी नजर रखी जा रही है। जो 20,000 छात्र शक के घेरे में हैं, उनको परीक्षा से 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के लोग वहीं पर उनकी आईडी का वेरिफिकेशन करेंगे। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं, उनके एडमिट कार्ड पर आधार कार्ड सत्यापित लिखा होगा। उनको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। तेईस अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। जिनकी परीक्षा 23 अगस्त को होनी है, उनका आज एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इस बार परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और जिला प्रशासन को भी लगाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा के आयोजन की तैयारी है। पूरा महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। गड़बड़ी करने वालों की लिस्ट भी तैयार की गई है। भर्ती बोर्ड और एसटीएफ उनकी भी निगरानी कर रही है। इसमें जो प्रत्येक जिले के जो डीएम और एसएसपी हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक नोडल ऑफिसर, एडीएम रैंक के जो पुलिस के अधिकारी हैं और एडीएम रैंक के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। उनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। जो स्ट्रांग रूम्स हैं, उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और जो अभ्यर्थी हैं, जहां एक और उनको कठिनाई ना हो और वहीं पर कोई इंपर्सनेट ना कर पाए, इस बात की व्यवस्था की गई है। यूपी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आज से जारी कर दिया गया है। भर्ती अपनी परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड आज अपलोड कर दिया गया है। यह एडमिट कार्ड आप जैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर न्यूज 18 की टीम ने इंटरनेट कैफे में जाकर डाउनलोड की पूरी प्रक्रिया को समझा है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से एक बार फिर से नागरिक पुलिस के पदों पर परीक्षा का आयोजन होना है। ये परीक्षा 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर अब एडमिट कार्ड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड आज से ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि 20 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन इस सबके बीच में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो एग्ज़ाम है उससे 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी कि आज सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिनका एग्ज़ाम 23 अगस्त को है। बाकी की तारीखों पर होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। यानी कि जिन उम्मीदवारों का एग्ज़ाम 24 अगस्त को है, वो अपना एडमिट कार्ड 21 अगस्त को डाउनलोड कर सकेंगे। इसी तरह से एग्ज़ाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ये होम पेज खुलकर आता है। इस पर आप देख पाएंगे कि जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों पर लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा जैसी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
चित्रकूट में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 5000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। परीक्षा में जोनल, सेक्टर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज संभल में डीआईजी ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। संभल जिले में 9 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। डीआईजी ने जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर सीसीटीवी समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभल में आया था, जो पुलिस भर्ती होना है उसका तैयारी का रिव्यू करने के लिए आए थे। यहाँ पर ऑफिसर से मीटिंग कराया और यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम और पर्चा केंद्र का निरीक्षण कर रहा हूँ। निरीक्षण के जो कमियाँ आ रहा है उसके निर्देश दे रहा हूँ। सभी पर्चा का जो तैयारी है पूरी पुलिस अच्छी तरीके की तैयारी कर रही है और सभी पर्चे के अंदर पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था भी करा उसको मॉनिटरिंग हो रही है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम भी बनी है। उसके माध्यम से भी सभी केंद्र के एक साथ निगरानी रखेगी पर्चा के लिखने वाले लोग का, और साथ साथ ट्रैफिक डाइवर्सन का प्लान और जो पर्चा तैयार उनको सुविधा आना जाना का कोई दिक्कत नहीं आना, इसका सबका निर्देश दिया हूँ मैंने। जौनपुर से खबर है, जहां पर ज्योतिष हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हत्याकांड के 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 15 नवंबर 2012 का है, जब ऊंचा गांव में पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने घर पर चढ़कर गोली मारकर हत्या की थी। कॉल डिटेल के आधार पर 14 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। एक शूटर एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। बहुचर्चित ज्योतिष हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया है। सभी 12 आरोपियों को दोषी सिद्ध किया गया था और अब जजमेंट आ चुका है। सभी को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा हुआ है। सभी 12 आरोपियों पर। और दोषी कितने थे इसमें? 14 दोषी थे। एक पुलिस द्वारा इनकाउंटर हो गया था और एक की दौरान विचारण मौत हो गई थी। मेरठ में 7 साल पहले हुए डबल मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला आया है। आरिफ हत्याकांड मामले में अदालत ने 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2017 का है, जब नगर निगम पार्षद आरिफ और उसके दोस्त शादाब की हत्या से हड़कंप मच गया था। दरअसल आरिफ और शादाब सोनाली उर्फ जमशेद किन्नर की हत्या में गवाह थे। इस मामले में कुल 9 आरोपी बनाए गए थे। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी और एक को अदालत ने बरी कर दिया था। आज जो मामला था इसमें 2 लोगों का मर्डर हुआ था और इसमें कुल 9 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की डेथ हो गई थी और एक अभियुक्त को इसमें बरी किया गया है। बाकी सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। चित्रकूट में एक 3 साल की मासूम की दीवार के नीचे दबकर मौत हो गई। दरअसल बच्ची के माता पिता इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। बच्ची अपनी 3 बहन और 2 भाइयों के साथ घर में थी। इसी दौरान घर से अचानक से घर की दीवार गिर गई और मलबे के नीचे दबकर 3 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना मऊ तहसील क्षेत्र के कटैया खादर इलाके की है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में बुखार से पीड़ित महिला की झोलाछाप, डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र के गांव रामपुर का है। खबर हाथरस से है, जहां पर दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक पर सवार 3 युवकों ने घर के बाहर फायरिंग की। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला कोतवाली चंदपा क्षेत्र का है, जहां कैमार गांव में फायरिंग हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया गया है। खबर आगरा से एनटीएफ और थाना शाहगंज पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने कोयले से भरे ट्रक से 130 किलो गांजा बरामद किया है। शातिर उड़ीसा से गांजा लेकर आगरा समेत आसपास के जिलों में बेचने की फिराक में थे। बरामद गांजे की कीमत करीब 38 लाख रुपए की जा रही है।
और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया है कि ये ऐसे ही जब कोयले के ट्रक में लोग शक न कर पाए तो उसमें लगातार लेके आते थे, उड़ीसा साइड से लेके आते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, जगह जगह माल उतारते थे, कभी कभी एक जगह पे कंसाइनमेंट करते थे। तो अब इनसे पूछा जा रहा है कहाँ पे इनके सप्लाई और हैं, और भी इसकी चेन्स खुलेंगी। और इनके खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों में यूपी में। तो इस पर हम गैंगस्टर एक्ट भी इसमें करवाएंगे ताकि ऐसे जो है मादक पदार्थों का जो लोग तस्करी करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित देखिए इसकी इंटरनेशनल मार्केट की कीमत 37,50,000 रुपये अभी तक। गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के पहले चरण का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगावा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों को शामिल किया गया। गुलरिहा इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी बढ़ी है। गुरु के रूप में, संरक्षक के रूप में समाज के प्रतिनिधित्व कर। एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए बढ़े थे जिन लोगों को हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन कराने में सफलता प्राप्त हुई। आप सोचिए, कोरोना में स्कूली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, लेकिन 1,34,00,000 से बढ़कर के छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 1,92,00,000 पहुंच गई। और 1,92,00,000 की संख्या बताती है कि बच्चे स्कूल जाना चाहते थे लेकिन उनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था, उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कोई माध्यम नहीं बन पा रहा था। फिर इन बच्चों के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपना आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने प्रारंभ किया। हम इन बच्चों के लिए, मैं जाता था इस अलग अलग क्षेत्रों में, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। खास तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा रुचि न होने के कारण अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, या भेजते थे तो यूनिफॉर्म नहीं बनाते थे, जूते चप्पल नहीं देते थे। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ेगा उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री देंगे, स्वेटर फ्री देंगे, बैग और बुक्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे और उन बच्चों के लिए जूता और मोजा भी उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार 1,200 रुपये इन छात्रों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग, बुक्स और शूज के लिए उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रही है, जिससे वह अपने बच्चों के लिए इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके। लखनऊ में आज बीजेपी की एक बड़ी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सस्ता अभियान के लिए यूपी बीजेपी ने वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप में बीजेपी सस्ता अभियान के लिए रणनीति बनाएगी। बैठक में सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के करीब 1,500 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए और इस वर्कशॉप में पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने के गुर सिखाए गए। बता दें कि 1 सितंबर से बीजेपी का सस्ता अभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश में पार्टी के 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। इनमें से करीब 30 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। सभी विधायकों को भी 10-10 हजार का लक्ष्य दिया गया है, तो सांसदों का 15,000 का, 20,000 का, इस तरीके सबका लक्ष्य भी बांटा गया है और सबको अलग अलग भी है। तो इस तरीके से लक्ष्य तो एक दिया जाता है कि ताकि लोग काम करें, और मुझको लगता है कि हमारे सभी कार्यकर्ता अपने लक्ष्य से ज़्यादा सदस्य बनाएंगे और पूरा भाजपा में उत्तर प्रदेश को करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सदस्यता के आधार पर संगठन का निर्माण होता है और सदस्यता का कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता दिलाएंगे।
फिर स्वयं सदस्यता ग्रहण करके ये पूरे देश का अभियान बनेगा। सर, लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी के आदेश के बाद विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। यूपीएससी अध्यक्ष को रोक के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। कार्मिक मंत्री की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द करने की बात कही गई थी। इसके बाद लेटरल एंट्री के आदेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल ने लिखा है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लिटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। वहीं लिटरल एंट्री पर रोक के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा है कि बीएसपी के विरोध के बाद 47 लोगों की लिटरल एंट्री पर रोक लगी है। ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के पूर्ण आरक्षण के आदेश को भी लागू करे। केंद्र सरकार के लिटरल एंट्री के आदेश को वापस लेने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम अब मनमाने निर्णय नहीं ले सकते। उनके अपने अलायंस की सहमति लेनी ही होगी। सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए। और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलायंस के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। अब आप अलायंस में हैं, अब आप खुद बादशाहत दिखाकर जो मन में आए वो निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अपने अलायंस की सुनकर निर्णय लिया करिए, ताकि वो निर्णय बार बार वापस ना लेना पड़े। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह के सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव गांधी परिवार का दरबारी बन जाएगा। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर केशव को मंत्री रहना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी जैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई थी उन्होंने तो प्रदर्शन किया ही है, साथ के साथ जिन्हें आरक्षण से नौकरी मिलने की उम्मीद है वो भी प्रदर्शन करते नजर आए। जिन्हें नौकरी मिली थी वो अपनी नौकरी की सुरक्षा की गुहार लगाते दिखे। जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई थी वो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द से जल्द नई सूची जारी करने की मांग करते दिखे। लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर चयन सूची परिवर्तित होती है तो लोगों का जिला बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा, स्कूल बदलेगा।
बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। उसी संबंध में हम लोग की आज वार्ता महानिदेशक महोदया से हुई है, लेकिन उनका भी कोई स्पष्ट मत नहीं है। उनका एक तरफ वो कह रही हैं कि हम माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 68 लोगों को अंदर किया जाए, 68 लोगों को बाहर करके, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि किसी के साथ अहित न होने दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें एक निश्चित समाधान निकाले जाने तक संभव नहीं है। एक सरकार स्पष्ट अपना प्रेस नोट जारी करे, उन 68 लोगों को नौकरी दी जाए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कार्य शिक्षक हैं, जो कार्य शिक्षकों की सूची है, उसमें कोई बदलाव न किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो एक दिन में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि कुछ ना करना पड़े। 5 जनवरी 2022 को मैम हमारा शेड्यूल जारी नहीं हुआ था, हमारी लिस्ट आ गई थी जिसमें अपना नाम देख के हम लोगों ने अपने अपने घर पे मिठाई बांटी थी। आज पास पड़ोस के लोग मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी तो 5 जनवरी 2022 को नियुक्ति हो रही थी, आज तक नहीं हुई। तो जब लिस्ट आने के बाद नियुक्ति नहीं मिली तो एक हम कोरे प्रेस नोट पे कैसे भरोसा कर लें? जब तक काउंसिल शेड्यूल नहीं जारी हो जाता, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग मर जाएंगे, लेकिन प्रांगण खाली नहीं करेंगे। इस कमिटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। बंगाल सरकार के वकील से पूछा है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा। कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। साथ ही साथ पूरे मामले में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने डीजीपी को बदलने की बात कही। पूरे मामले पर अब सुनवाई गुरुवार यानी 22 अगस्त को होनी है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली पहुंचे राहुल से जब कोलकाता रेप कांड को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बात करने को डिस्ट्रक्शन बताया, जिसको लेकर उन पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर कोलकाता पर राहुल क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अर्जुन पासी के परिवार से मुलाकात की। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की हत्या कर दी गई थी। आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हिम्मत बंधाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने। बीएसपी के पूर्व मंत्री और मीट माफिया याकूब कुरैशी की फैमिली एक बार फिर विवादों में फंस गई है। याकूब कुरैशी के नाती साद ने लग्जरी बाइक से महिला सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी भाग गया, मगर उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में साद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 अगस्त को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में थाना नौचंदी पुलिस द्वारा हापुड़ अड्डे के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक BMW बाइक थी जिस पर 2 लड़के सवार थे, वो काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे। उन्हें थाना पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने रुकने के बजाय एक महिला कांस्टेबल जो वहाँ पे चेकिंग कर रही थी उसे टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। भागने के दौरान इसमें एक लड़का जो पीछे बैठा हुआ था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ग्रेटर नोएडा में मंदिर परिसर में घुसकर पहलवानों पर मारपीट का आरोप लगा है। मंदिर के महंत, सेवादारों समेत कई लोगों को पीटने का आरोप है। जमीन के विवाद में मंदिर के पुजारी समेत कई लोगों की पिटाई की बात सामने आई है। पुलिस ने 8 नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के शीतला देवी शनि मंदिर का है।
बागपत से खबर है, जहां पर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में जीजा और साला हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक रोहित का आरोपी दिनेश की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। काफी समझाने के बाद भी रोहित मान नहीं रहा था। इसके बाद आरोपी दिनेश ने अपने साले के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 10 जुलाई को मृतक के परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था। और छानबीन में ये भी पता चला है कि जो मृतक है रोहित है, उसके अवैध संबंध दिनेश की पत्नी के साथ थे। इसी के कारण दिनेश और राजू ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी थी और शव को जो है नहर में छुपा दिया था। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही से शव को बरामद कर लिया गया है तथा वहां से जो मृतक है उसके कपड़े, उसका मोबाइल, उसका निवास प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बड़ौद पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।